गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली कक्षाओं में हमने आपको 1857 की क्रांति, उसका प्रभाव, फिर उसके बाद भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों के बारे में आपसे हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम उसी कड़ी में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, प्रेस की भूमिका, मध्यम वर्ग का उदय तथा ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणाम ने भारत में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को जन्म दिया। जो राष्ट्रीय आंदोलनों का जो विकास हुआ है, राष्ट्रीयता की भावना का जो भारतीयों में विकास हुआ है, जाहिर है कि राष्ट्रवादी चेतना के कारण ही 19वीं सदी के अंतिम चरण में भारत के महानगरों में अनेक राजनीतिक संगठनों का गठन हुआ, जिसमें पाश्चात्य शिक्षा में शिक्षित लोग संगठित होकर राजनीतिक विकास के समान कार्यक्रमों पर विचार विमर्श करते थे। पाश्चात्य शिक्षा की भूमिका ने भी भारत में राष्ट्रवाद को पनपने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 19वीं जो शताब्दी है भारत में, वो जागरूकता की सदी है। अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीयों को जागरूक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा ने शिक्षित भारतीयों को एक तार्किक, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक तथा राष्ट्रवादी राजनीतिक दृष्टिकोण प्रदान किया। आप सभी जानते हैं कि जागरूकता अंग्रेज जो लोग जो भारतीय चूंकि इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया में जागरूकता तेजी से लोगों के अंदर आ रही थी। रूस में क्रांति, अमेरिका की क्रांति, मिस्र में, टर्की में, फ्रांस का रिवॉल्यूशन हो चुका था। तो जाहिर है कि उन सारी क्रांतियों से भारतीय भी कैसे न मुतासिर होते, और जो लोग यहाँ से विदेशों में पढ़ने के लिए गए थे, विलायत में, जाहिर है कि वहाँ पर जब उनके पास एजुकेशन आई तो उनके अंदर सोचने समझने की एक सलाहियत पैदा हुई, और उन्होंने जब दुनिया के इतिहास के बारे में जाना और पढ़ा तो उनको समझ में आया और उनके अंदर जागरूकता पैदा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में भी अनेकों धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, जिससे आप परिचित हैं, चले, जिनमें राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, सर सैयद अहमद खान और बहुत सारे लोग जिन्होंने भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत की। उन धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने भी भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का विकास प्रबल तरीके से किया। अंग्रेज इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे 1857 की क्रांति के बाद कि हिंदुस्तानियों को अब बहुत ज्यादा दिनों तक ताकत के बल पर, सेना के बल पर दबा कर रखना मुनासिब नहीं है, मुमकिन नहीं होगा। इसलिए उनको एक ऐसे इदारे की जरूरत थी, एक ऐसे संगठन की जरूरत थी
जो उनके लिए, चूंकि अब जाहिर है कि उनको यहाँ पर शासन रूल करना था, तो एक अंग्रेज अफसर A.O. ह्यूम का नाम आपने सुना होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का उसने प्लान तैयार किया कि एक हिंदुस्तानियों के एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे हिंदुस्तानियों की जो समस्याएं हैं उसको अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए एक संगठन ऐसा होना चाहिए जो उनकी समस्याओं को अंग्रेजों तक, अंग्रेजी हुकूमत तक पहुंचाए और जिस पर जो है उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। लेकिन दरअसल ये समस्याओं की समाधान, चूंकि जाहिर है कि आप समझ सकते हैं कि ये एक अंग्रेज अफसर के दिमाग में ये बात आई है, तो वो हिंदुस्तानियों के हक में कितना बेहतर उसने सोचा होगा, वो अलग, उसको आप समझ सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि उसमें अंग्रेजी हुकूमत को सेफ्टी वाल्व के रूप में एक, जाहिर है कि उसके ज़हन में वो ये बात आई होगी कि अंग्रेजी हुकूमत को किस तरह से हम सुचारू रूप से इस संगठन के माध्यम से दिखावा जिसको कहते हैं, ये बहुत इतिहासकारों ने कहा है कि वो एक तरह का कटोरा कटोरा था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्थापना हुई उसका जो शगुफा था भारत में। तो A.O. ह्यूम ये एक अंग्रेज रिटायर्ड अफसर था। इसने 18 दिसंबर 1885 को बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था के साथ। इसमें 38 प्रतिनिधि बंबई प्रेसिडेंसी से, 21 मद्रास प्रेसिडेंसी से, 3 बंगाल प्रेसिडेंसी से और 6 उत्तर प्रदेश व अवध से और 3 पंजाब से शामिल थे। अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता के प्रसिद्ध बैरिस्टर और ह्यूम के मित्र विमोश चंद्र बनर्जी ने की थी। अतः प्रारंभ में ही इसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान हुआ। अलग अलग स्थानों में इसके वार्षिक सम्मेलन करना, सभी धर्मों संप्रदायों के नेताओं को अध्यक्ष पद पर क्रमानुसार पहले अधिवेशन से ही देने का सिलसिला शुरू करना और सामाजिक विषय को कांग्रेस अधिवेशनों की चर्चा से अलग रखना जैसे कार्यों से इसे राष्ट्रीय स्वरूप मिला। कहा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना राष्ट्रवादी चेतना की प्रवृत्ति का चरमोत्कर्ष था, जिसने संगठित राष्ट्रवादी आंदोलन के औपचारिक आरंभ का श्रीगणेश किया। जैसा कि मैंने बताया कि अंग्रेजों ने बनाया तो इसे ह्यूम के जो जहन में था कि एक ऐसा सेफ्टी वाल्व हम लोग को हिंदुस्तान में मिल जाए जिससे भारतीयों की जो बेचैनी है, भारतीयों के अंदर जो एक आक्रोश है, उसको कैसे कम किया जाए। तो जाहिर है कि एक माध्यम का काम करने के वास्ते उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। लेकिन आगे चलकर जैसा कि आप कांग्रेस की का इतिहास जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको मालूम होगा कि 1885 से लेकर 1907 तक कांग्रेस में नरम दल का वर्चस्व था। नरम दल कांग्रेस का मानना था कि हम अब मांग करेंगे, जो भी हमारी जायज मांगे होंगी हम सरकार के सामने अपनी मांगों को रखेंगे। लेकिन 1907 में एक कांग्रेस में एक तबका पैदा हुआ जो गरम दल के नाम से मशहूर हुआ और उसने कहा कि हम अपने अधिकारों को मांगेंगे नहीं, हम अपना हक उसको जो है छीन लेंगे और आज़ादी तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। तो फिर वहाँ से एक दूसरी भावना का विकास होता है, तो उस पर चर्चा बाद में हम करेंगे। तो किस तरह से आप देखते हैं कि ये कांग्रेस में राष्ट्रवादी आंदोलनों का श्री गणेश होता है। फिर उसके बाद एक और घटना होती है बंग भंग आंदोलन, बंगाल के विभाजन की। आपने नाम सुना होगा, लॉर्ड कर्जन एक वायसराय था, उसने उसकी जो साम्राज्यवादी था बांटो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा प्रमाण बंगाल विभाजन के रूप में सामने आया था। उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। बंगाल चूंकि राष्ट्रवादी गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा था, कलकत्ता केवल ब्रिटिश भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि व्यापार वाणिज्य का केंद्र स्थल और न्याय का प्रमुख केंद्र भी था।
यहीं से अधिकतर समाचार पत्र निकलते थे, जिससे लोगों में, विशेषकर शिक्षित वर्ग में, राष्ट्रीय भावना उदित हो रही थी। फलतः इसी के परिणाम स्वरूप करजन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। वस्तुतः यह करजन का सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी कानून था, जिसका सर्वत्र विरोध हुआ और इसने शीघ्र ही एक आंदोलन का रूप ले लिया। वास्तव में बंगाल विभाजन और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आंदोलन ऐसी बड़ी घटनाएं थी जिन्होंने लॉर्ड कर्जन की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया और साथ ही एक ऐसी राष्ट्रीयता की भावना पैदा की जो आगामी अनेक वर्षों तक लोगों को प्रेरणा देती रही। इसने समूचे राष्ट्र में चेतना जगाई और एकता का भाव पैदा किया। जाहिर है कि बंगाल का विभाजन जब कर्जन ने किया तो उससे भी एक तरह की राष्ट्रीयता की भावना लोगों के मन में जागृत हुई। फिर इतिहास में एक और अहम घटना है रौलट एक्ट। भारत सरकार ने 1919 में सर सिडनी रौलट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की, जिसकी सिफारिश पर केंद्रीय विधानमंडल में 2 बिल प्रस्तुत हुए। इतिहास में यह रौलट बिल के नाम से प्रसिद्ध है। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। आप समझ सकते हैं कि यह कितना काला कानून था कि किसी को भी सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। इसे काला कानून कहकर पुकारा गया। रौलट एक्ट जनता की स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष कुठाराघात था तथा अंग्रेजी सरकार की बर्बर और स्वेच्छाचारी नीति का खुला हुआ जो ये प्रमाण था। फिर इतिहास में एक और घटना आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड आपने सुना होगा, अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक ऐसी घटना हुई जिसने भारतीय इतिहास की दिशा मोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। 13 अप्रैल जो बैसाखी का दिन था, इस दिन सरकार ने कोई भी मीटिंग, सामूहिक एकत्रीकरण और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाते हैं। मैं जब सरकार की बात कर रहा हूँ तो इससे मुराद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट है और स्थान स्थान पर इसकी घोषणा की गई। इसी दिन जालियांवाला बाग में जलसा हुआ जिसमें रौलट एक्ट का विरोध हुआ। रौलट एक्ट का विरोध जो जालियांवाला बाग में अमृतसर में भारतीयों के माध्यम से वहाँ एक भीड़, एक जनसभा एकत्र हुई। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल डायर बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा देता है, जिसमें बहुत से बल्कि हजारों लोग इसमें मारे जाते हैं। इस हत्याकांड ने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को झकझोर डाला और राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदल दी। और उसी दौरान मैंने आपको बताया भी कि दुनिया में भी जागरूकता आ गई थी। मिस्र में, जिसको आज टर्की भी कहते हैं, तुर्की जिसका फारसी नाम है, भारतीय मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ जो है भारत में भी उसका असर होता है। भारतीय मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में टर्की जो उसका नाम है, मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय प्रथम विश्व युद्ध में टर्की जो था वो जो मित्र राष्ट्र थे उनके विरुद्ध लड़ रहा था। तो युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने, युद्ध की समाप्ति से मुराद प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ है, तो ब्रिटिश सरकार ने टर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय कर लिया, जिससे भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के प्रति हो गई। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय जोर पकड़ लिया जब उसमें गांधी जी ने हिस्सेदारी दी। तो खिलाफत आंदोलन मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में ज्यादा तीव्र था।
19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। तो इस तरह से जो टर्की में जो एक आंदोलन चल रहा था, उसका असर, चूंकि टर्की जो मित्र राष्ट्र थे उनके विरुद्ध उसने प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों ने वचन दिया था कि हम टर्की को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और भारतीय मुसलमान टर्की के खलीफा, टर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। वो तो जिसकी वजह से उनसे उनका एक अगाध प्रेम जो था, अंग्रेजों ने उसको आघात पहुंचाया, जिसके नतीजे में यहाँ का भारतीय मुसलमान भी जाहिर है कि अंग्रेजों का मुखालिफ हो गया, और वो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत यहाँ हिंदुस्तान में भी हुई, जिससे एक बल मिला। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में जो उसका जो विकास हुआ है, उसमें जाहिर है कि बल मिला, और गांधी जी जिस तरह से फिर उस आंदोलन में उनकी हिस्सेदारी होती है, और वो एक तरह से वो राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण कर लेता है। तो आज हम लोग जो चर्चा भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों के विकास की है, का उसके राष्ट्रीय आंदोलन की भावना का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है भारतीयों के अंदर, उसके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा हमने की है। अब अगले कड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास की जो अगली कड़ी है, जिसमें असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, और वो भारत छोड़ो आंदोलन है, उसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे, और किस तरह से कांग्रेस में गरम दल का उदय होता है, और फिर उस तरह से कांग्रेस की जो प्रारंभिक उसकी जो विचारधारा है, और गरम दल के पनपने के बाद उसकी विचारधारा में किस तरह से बदलाव होता है, और गांधी जी की शासक में इंटरी के बाद किस तरह से आंदोलनों का स्वरूप बदलता है, उसके बारे में हम लोग अगले सेशन में चर्चा करेंगे। आज के सेशन में इतना ही काफी है। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।